नमस्कार। सभी किसान भाई बहनों का चौपाल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम जुड़ा है हमारे अन्नदाता हमारे किसानों से। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। हमारे किसानों को बेहतर साधन और सही मार्गदर्शन मिले, हमारे किसान भाई भी उन्नत खेती करें और विशेषज्ञों की सलाह लें, तो इससे न केवल हमारे देश की का सकल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, किसान जब फुर्सत में होता है तो अपने खेत की मेड़ पर या दलहन में या चौपाल पर बैठकर खेती बाड़ी की आपस में चर्चा करता है कि भैया इस साल कैसी फसल है, हमें अपने बगीचों में क्या काम करना चाहिए, हमें जो पशु गाय भैंस हैं उनके लिए देख रेख के लिए क्या करना चाहिए, या दूध अधिक उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, दूध बेचने के लिए कौन सी उचित जगह है। और किसान भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि एक चौपाल आज हमने स्टूडियो में ही आमंत्रित की है। हमारे साथ काफ़ी बड़े उन्नत किसान हैं, सफल किसान हैं, महिला किसान भी हैं जो, और साथ में हमने आमंत्रित किया है फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जायसवाल जी को, और डेयरी और पशु की जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपाली देशपांडे जी को। आपको भी हार्दिक स्वागत है और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम। तो सर्वप्रथम मैं जायसवाल जी से जानना चाहूँगा कि रबी मौसम में हमारे किसान भाइयों को परंपरागत खेती और बागवानी पे क्या कार्य करना चाहिए? जैसे कि इस समय जो सामूहिक रूप से जो चल रही है, अभी देखे कि हम लोगों ने कि मौसम काफ़ी ख़राब रहा। कई जगह ओले की शिकायतें आई हैं, कई जगह बारिश हुई है, और हमारे बहुत से जो तैयार फसल खासकर गेहूं का जो है वो आड़े हो गए हैं, गिर गए हैं। इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान की संभावना बढ़ी है। कुछ जो बढ़वार पे थे उनके लिए तो फायदे का रहा। इस समय के जो हमारी जो विंटर रेंज हुए हैं वो जो बढ़वार वाली थी और जिसमें बाली निकल रहे थे उनके लिए फायदे का रहा, लेकिन जो परिपक्व हो रही थी फसल उसके लिए काफ़ी नुकसान की संभावना है। विशेष रूप से इस समय आप देखेंगे कि हमारे आम में पूर्ण रूप से फूल आ चुके थे, और आम में फूल आने से ये जो बारिश हुई है इसके बाद जो प्रभावित हो रहे हैं कि इसमें जो छोटी छोटी कैरी जो बनी थी वो अब फफूंदी लगने के कारण, बीमारी लगने के कारण गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। मैं इसका स्पेसिमेन भी आपके सामने लेके आया हूँ कि ये देखिए, आपका ये पूरा पुष्प गुच्छ है हमारा, और इस पुष्प गुच्छ में ये छोटा सा कैरी आपका लगा हुआ है। अब इसमें देखें कि ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा आपको दिख रहा है, और यदि हम इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये जो फल बैठा बना हुआ है ये बीमारी से ये भी पीले पड़ेंगे और सूख कर गिर जाएगा। तो इस समय जो छोटे छोटे फल बन चुके हैं इनको बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है एक फफूंदीनाशक दवा जो कि आपकी जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, तो उसको हम उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसको हम जो है बेस्टिन के रूप में जानते हैं, या कार्बन डाइज भी जिसको हम कहते हैं। इसकी 1 ग्राम 1 लीटर पानी के मान से घोल बनाकर हम इसका अगर तुरंत छिड़काव कर देंगे तो ये पूरी आम जो गिरने की जो संभावना है हम कम कर लेंगे, और पूरे इसमें फल को बचा लेंगे। जी, अब मैं डॉक्टर दीपाली देशपांडे जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय पर विचार व्यक्त करें। मैं डेयरी के से काफ़ी मैं से लगभग 23 साल से जुड़ी हुई हूँ, और इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ब्रीड्स जो हैं, नस्लें जो हैं, उनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं है। जैसे हमारे पास कम से कम 16 नस्लों के इंजेक्शंस होते हैं जो हमें सिर्फ 2 या 4 ही हमारे किसान भाइयों को मालूम है। तो हमारे यहाँ संपर्क करके आप पूरी जानकारी हम विस्तार से आपको दे सकेंगे, और जिसमें जैसे हमारी जो देसी नस्लें हैं, गिर है, साहिवाल है, कंकरेज है, राठी है, थारपारकर है, ये 4-5 नस्लें तो हम आसानी से हमारे मध्य प्रदेश में उनको पाला जा सकता है आराम से, बिना किसी परेशानी के। और उसके अलावा क्रॉस ब्रेड भी हैं सारे। और जहाँ हम डेयरी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक समस्या जो टीकाकरण, और इस पे तो काफ़ी विचार चल रहा है बहुत समय से, और FMD का वैक्सीनेशन सरकार ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत समय से चालू किया है, और 6-6 महीने में लगाया जा रहा है। तो किसान भाइयों में थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि टीका नहीं लगवाना चाहते कुछ लोग।
तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इस साल ऐसा हुआ है कि इस साल ठंड में एफएमडी के आउटब्रेक्स नहीं हुए। पिछले साल टीकाकरण बहुत अच्छे से किया गया, तो इस साल आउटब्रेक नहीं हुए, किसी तरह से बड़े पैमाने पे ये बीमारी नहीं फैली। तो इसी टीकाकरण अगर जब सरकारी योजनाएं होती हैं, और ये जनरली ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा हमारे विशेषज्ञों ने अपने विचार किए कि किन किन विषयों पर वो आपको जानकारी देंगे। प्रहलाद सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें और कुछ हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहें तो जानें। मेरा जायसवाल साहब से निवेदन है, ग्राफ्टिंग का समय कब, कौन से, जैसा आम का, जाम का या बेर का, तो स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य को भी जरूरी है। तो हम फल फूल के ऊपर ही आदरणीय जायसवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो किसान भाइयों को इस विषय में मार्गदर्शन दें। बहुत सही बोल रहे हैं आपने कि जैसे क्या है कि हम सभी जानते हैं कि कलमी पौधे से हमको जल्दी फल मिलता है और उसकी उत्पादन और फल एक समान रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है। अब हम बात करते हैं आम में ग्राफ्ट करने की। तो आम में ग्राफ्ट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि आपके पास मात्र वृक्ष होना चाहिए। जो किस्म प्रचलित है या जो किस्म आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपको आम्रपाली लगाना है, मल्लिका लगाना है, दशहरी है, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित जाति हैं। तो इनका मात्र वृक्ष का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आपके आसपास जो अनुसंधान केंद्र हैं या हमारी जो उद्यान विभाग की नर्सरी है या प्रगतिशील कृषक के घर पे भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से चयन कर लेना चाहिए हमको। इसके बाद जो है हमको जो देसी जो हम तैयार करते हैं पौधे, वो हमारी जो घर में जो हम खा के फेंकते हैं आम की गुठली, उसको हम बोलते हैं बीजू या देसी पौधा। तो उसकी हमको गुठली तैयार करके उसको तैयार कर लेना चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम 21 दिन में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसके बाद जो है आप 4 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल भर में कर सकते हैं। इसके बाद आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आप 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप कर सकते हैं। तो आम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब इच्छा लगेगी उस समय आप ग्राफ्टिंग उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि अमरूद का, तो अमरूद में मुख्य रूप से जो है 2 तरह के कार्य होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल जो है गुटी बांधना। और गुटी बांधने का जो उचित समय है वो जुलाई अगस्त का है। एक समय ये बहुत अच्छा, उस समय जो है हम गुटी बांध सकते हैं। और उसमें आजकल जो है हम पादा फार्मोस का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जड़ बहुत जल्दी आ जाती है। प्रहलाद सिंह जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेती बाड़ी में क्या करते हैं? क्या इसके लिए आपको सरकार ने आपको प्रोत्साहन, कोई पुरस्कार भी मिला आपको? जी 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 सर, मैं प्रहलाद सिंह भगत जी के नाम से ग्राम सेवनिया का रहने वाला हूँ। मेरी भूमि जो अचानक उसको मैंने जांच करवाई, मिट्टी की परीक्षण करवाया, तो वो बंजर निकली। तो इस विषय में फिर मैंने देसी अपनी गौ माता का गोबर और गौमूत्र उसका प्रयोग किया। तो 3 साल में मैं उत्कृष्ट किसान का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। और मैं उद्यानिकी के विषय में भी अपना ग्राफ्टिंग का, मैं बेर का भी करता हूँ, आम का भी करता हूँ और बूटी भी बांधता हूँ। और मैं सभी तरह के फल का खेत पे लगाए हुए हैं। 15 में गौपालन में प्रथम पुरस्कार गिर नस्ल से 13 लीटर 800 ग्राम से पुरस्कृत किया गया मुझे। और यहाँ पे हमारे जो एकाडा, अभी शनिवार को एकाडा से पुरस्कृत किया गया। दलहन अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय फंदा फार्म पे मुझे दलहन में भी पुरस्कृत किया गया। और मैं आपकी अच्छी जाति चना की जेजी 11, 16, उसके बाद में उससे भी अच्छी जगह जो जाति चली वो आपकी 202 RVG 202, वो 203, 204 बहुत अच्छी जाति चल रही है। कम लागत में किस तरह से हमारी कृषि को और बढ़ाएं और आगे हमारे युवा जो कृषि छोड़ रहे हैं वो कृषि ना छोड़ते हुए वो हमारे कृषि को
हमारा धंधा बना के रखे, पैतृक संपदा बना के रखे। मेरा यही किसान भाइयों से जी। तो मैं सभी आमंत्रित किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से भगत जी का स्वागत करें। कितनी खुशी की बात है किसान भाइयों कि इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करके दृढ़ इच्छा शक्ति से और लोक मंगल की भावना से बंजर भूमि में उन्नत खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान प्रशंसा के पात्र तो हैं ही, लेकिन मैं चाहूँगा सभी किसान भाई जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें, और हम आपका स्वागत यहीं से कर रहे हैं। अगले किसान जो हमारे बीच में हैं, महेश सिंह जी, अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करते हैं जी। इस समय। नमस्कार सर, मैं महेंद्र कुमार वर्मा बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करता हूं मैं, और गत लगभग 11 वर्षों से बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। नई गेहूं, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन सभी किस्मों पे किसानों के बीच में बीज उत्पादन का कार्य देख रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज इंदौर, एग्रीकल्चर कॉलेज से, आर्य के महाविद्यालय सीहोर से नए बीज लाते हैं और अपने नज़दीक में बीज उत्पादक किसान जो हैं उनके यहाँ पे लगवाते हैं। उसमें कई समस्याएं भी आती हैं और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। नए बीज रहते हैं उससे कम 15 से लेके 25% की वृद्धि आती है, और जो पुराने बीज हैं यदि वही लगाते हैं निरंतर तो वो अनाज में तब्दील हो जाता है। उनका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा बीज उत्पादक कृषि वैज्ञानिकों से सलाह हमें मिलती रहती है। अगले किसान हमारे बीच में हेमंत जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपने बारे में बताएं, खेती के बारे में आप क्या कर रहे हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार नागर है। मैं जो हूँ भोपाल से या 30 किलोमीटर बाद में हमारा एक फार्म हाउस है जहाँ पर हम खेती करते हैं। विगत 35 वर्षों से मैं खेती का कार्य कर रहा हूँ, और जैसे ही हमने जब 35 वर्ष पूर्व जब मैं खेती करता था उस समय पानी की बहुत कमी थी। आज स्थिति यह है कि हम कम से कम पानी में, उतना ही पानी है लेकिन कम से कम पानी में हमने बगीचा जब लगाया तो हमारी ज़मीन में जो अन्य जो फसल लेते हैं हम उसमें नमी बनी रही, तो उस नमी बनने के कारण से हमारी दूसरी फसल भी हो जाती है। पहले क्या था कि हमारे खेतों में बगीचे नहीं थे, फिर हमने वहाँ पे संतरे के बगीचे लगाए, मौसम्बी के बगीचे लगाए, आम के बगीचे लगाए, और उनके पौधों के नीचे हमने हल्दी, अदरक और दूसरी फसलें भी हमने जैसे जो होती है लहसुन, प्याज वगैरह भी हमने साइड से लगाना प्रारंभ किया। आज की स्थिति में मेरा जो परिवार है पूरा, हम खेती पर ही निर्भर है। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि हमें कैलोरी की जो जितनी चाहिए हमें, उस कैलोरी को देखते हुए भी हमें अपना अनुत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें। जी। अगले किसान जी से, राहुल जी से कहूँगा अपने बारे में बताएं, क्या खेती करते हैं इस समय, उससे क्या आमदनी होती है। सर, मैं राहुल वर्मा फ्रॉम ढहोटी। पहले पढ़ाई छोड़ने के बाद से मैं HDFC बैंक में काम करने गया था। आस्था करता था, 2.5 साल वहाँ पे काम किया, लेकिन काम करने के बाद कुछ फ़ायदा जो अपने बचत करना चाहते थे वो होती नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने 2016 में 6ठे महीने में नौकरी छोड़ने के बाद में डेयरी फार्म चालू किया। उसके बाद में डेयरी फार्म चालू होने के बाद में घर वाले सब अबेरते हैं मवेशी को, तो उससे अपना मैंने कहा और कुछ बढ़ाना चाहिए काम। तो मैंने अपना आंध्र से, में एक दोस्त है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से मछली पालन के लिए जो बीज मिलता है ना, अपने यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ से बीज लाना चालू करा, मछली के बच्चे, और यहाँ पे लाके उनको जो किसान रहे जो सिंचाई के लिए, पानी के लिए डैम बनाते हैं, उनको अपन ये बच्चे देने लगे, तो वो उनको भी मतलब फ़ायदा होने लगा और अपने को भी फ़ायदा होने लगा। वो मछली पालन भी कर लेते हैं, और जो मछली पालन से जो पानी होता है वो खाद का काम करता है, जो ब्रीड मछली पलती है उसमें, तो उसको स्प्रे खेत में करने के बाद में अच्छी फसल पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल। जब महिला कृषक अर्थात बहनें हमारे बीच में आती हैं तो हमें अपार खुशी होती है। हमारे बीच में एक ऐसी महिला कृषक है, हम उनसे जानना चाहेंगे, वो अपना परिचय दें और कैसा आप सहयोग करती हैं खेतीबाड़ी में अपने पति को, उस संबंध में बताएं अपने परिवार को। मैं रिंकू वर्मा ग्राम ढहोटी से आई हूँ। मैं पशुपालन का काम करती हूँ। मैं पशुपालन में अपने पति के साथ उनका हाथ बटाती हूँ। आप बताएं कितने आपके पास गाय भैंसे हैं और कितना दूध होता है। हमारे पास 5 गायें हैं, 2 भैंसें हैं। वो अच्छा दूध देती है, उससे हमें अच्छी आय मिलती है। अच्छा, खेती के अलावा गांव में और महिलाएं कौन सा काम करती हैं? महिलाएं सिलाई बुनाई का काम करती है। अच्छा, हाँ ठीक है। इससे हमें अच्छी इनकम मिलती है।
जिससे हमारा खर्चा चलता है। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, पढ़ाई लिखाई? मैंने फाइनल कर ली। अच्छा, क्या पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं खेती बाड़ी ढंग से कर सकती हैं? हाँ, आदमी कर तो- सकती है ना। अच्छा, जो छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं वो पढ़ रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खुद खड़ा हों। पैरों पे, हाँ, खुद खड़े होने चाहिए पैरों पे, अपना काम खुद करना चाहिए। सिलाई बुनाई पढ़ाई लिखाई के साथ सब काम करना चाहिए। हमारे साथ एक और किसान हैं, उनसे हम कहेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आप बताएं अपने बारे में। मैं सुरेंद्र राजपूत, ग्राम ढबोटी से पशुपालन का काम भी करता हूँ और साथ में खेती भी है और अच्छी इनकम हो जाती है। और थोड़ा सा क्या है, पशु का काम थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ मैं, सही मतलब वो कुछ जानकारी मिले उसके लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए। हाँ जी, पहले तो आप अच्छी नस्लें आपको रखनी हैं। तो जैसे अगर दो तरह से अच्छी नस्लें आपको मिल सकती हैं। एक तो हम कहीं से ख़रीद के लाते हैं और दूसरा हम अपने यहाँ खुद बनाते हैं। तो जब आप खुद बनाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा होगा। जब आप ख़रीद के लाते हैं तो एक कॉस्ट आपको मूल धन देना होता है एकदम से। पर जब आप खुद अपने जो आपके पास जानवर हैं पहले से, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसिंग ना हो, उनका उत्पादन अभी दूध का उतना ज़्यादा ना हो, तो यहाँ से लोकल से भी आप कुछ ऐसी गाय खरीद सकते हैं। और फिर जो आपको कम से कम अगर आप बाहर से लाएंगे बड़ी, जैसे आप अगर गिर लेने गए तो वो आपको 1 से 1.5 लाख की मिलेगी अच्छी गिर 10 लीटर वाली। जबकि आप यहाँ से अगर एक मालवी या कोई ऐसी नस्ल खरीदते हैं जो 5 से 6 लीटर दूध दे रही हो, उसको आप अगर क्रॉस कराते हैं तो 3 साल के अंदर आपको एक अच्छी नस्ल की गाय आपके यहाँ खुद ही पैदा हो जाएगी, बच्चियाँ। और वो आपके लिए, वैसे अगर आप अपना डेयरी बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए हमेशा ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा। तो यदि हम यहाँ अपना खुद गाय पैदा करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगले किसान हैं तूफान सिंह जी, अपने बारे में बताएं तूफान सिंह जी। मैं तूफान सिंह वर्मा, ग्राम ढबोटी से हूँ। मैं एक किसान हूँ। किसान के साथ साथ पशुपालन और भी व्यवसाय हैं मेरे पास में, जैसे ईंट का है, पशु हैं, कृषि है। मेरे पास पहले 6 एकड़ भूमि थी, अब हमने 13 एकड़ भूमि कर ली उसको खरीद के, और अच्छी फसल, अच्छा उत्पादन लेते हैं और पशु में भी अच्छा फ़ायदा होता है हमें। इसके साथ ईंट का कारोबार भी हमारा, जो बगदा सड़ा हुआ जो निकलता है वो सारा ईंटों में चला जाता है, बेकार मट्टी चली जाती है उसमें। और उसके बाद में दूसरे कार्य भी हैं। जी जी। तो तूफान सिंह जी, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारे अन्य किसानों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। अगले किसान हैं सुरेश जी, अपने बारे में बताएं। मेरे पास फल के बगीचे हैं सर, और उसमें विशेषतः यह है कि अमरूद सबसे ज़्यादा लगा हुआ। 10 एकड़ में अमरूद का बगीचा है मेरा, 5 एकड़ में आम का बगीचा है। आय तो अच्छी होती है। मैं वैज्ञानिक श्री डॉक्टर आर के जायसवाल साहब से पूछना चाहूँगा कि इसके साथ में हम और क्या करें कि हमारी आय और बढ़ सके इन चीज़ों में। पानी की उपलब्धता थोड़ी कम है, इसलिए हम बगीचों का काम करते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है फसलों के लिए। तो और क्या कर सकते हैं कि हमारी आय का साधन और बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे कि नागल जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं कि आप पहले कैसे पानी जो उपलब्ध है उसके आधार पे जो हमारी अंतर्वर्ती फसल है, हम शुरुआत में 1 या 2 एकड़ में हम जो है ऐसे फसल लगाएं, जैसे कि चना आप लगा सकते हैं जहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश आता है, पूरे घने नहीं है बगीचे आपके, तो अभी हम चना बढ़िया उसमें लगा सकते हैं। आज से 20 साल पहले जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के लिए जो हल्दी लाया है वो हमारे फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी से ही हमने पूरे प्रदेश को दिया है, तो आप हल्दी उसमें लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है भाजी जो रहती है आपकी गर्मी के समय, इस समय जो है, जो कि 1 महीने से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो जैसे आपका मेथी का भाजी है, चौलाई की भाजी है, लाल भाजी है, मूली है, तो ये जो है थोड़े थोड़े एरिया में आप बढ़ा के अपने आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। हमारे एक नौजवान किसान है रवि जी, आप बताएं अपने बारे में बताएं। मैं रवि कुमार कुशवाहा, और मैं पढ़ाई भी करता हूं और इसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी भी है। तो मैं पहले देखता था कि हमारे घर परिवार के आसपास के लोग
पुरानी पद्धति से खेती करते थे, लेकिन जब मैंने कृषि की पढ़ाई की तो उसमें पढ़ा कि ड्रिप, मल्चिंग और जो आधुनिक पद्धतियां हैं उनका यदि हम खेती में प्रयोग करें तो उससे बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो मैं भी जैसे सब्जियों की खेती, टमाटर, बैगन, मिर्ची, टमाटर मैंने लगाया हुआ था, तो एक खेत में मैंने साधारण तरीके से लगा के देखा और दूसरे में ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से लगा के देखा, तो दोनों में जो गैप है आमदनी का वो बहुत ज़्यादा पाया। जो साधारण तरीके से मैंने लगाया था तो उसमें 1 एकड़ में मुझे मात्र 60-70 हज़ार रुपये ही मिला मुनाफा, लेकिन जब मैंने ड्रिप मल्चिंग से लगाया तो वहीं मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा मिला। तो मैंने देखा कि आधुनिक खेती जो है ये इसकी तुलना में यदि हम ड्रिप मल्चिंग से करें तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आमदनी होगी। कैसे लागत को कम करते हुए जो हमारा शुद्ध मुनाफा है उसको अच्छा बढ़ाएं और जो कीट बीमारियां हैं, दवाइयां डालते जा रहे हैं तब भी वो कम नहीं हो रही हैं, तो इनको हम कैसे नियंत्रित करें, क्या क्या विधियां या कौन से तरीके अपनाएं, सर से मैं जानना चाहता हूं। तो रवि जी ने अभी आपसे प्रश्न किया था, उस संबंध बताएं। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि खेती में लागत को कम करना, वास्तव में आज के समय में हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है और हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिन पे हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम लागत को कम कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो भी बीज हम बाज़ार से लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा पैसा हमारा उसमें चला जाता है, खासकर सब्जियों के लिए। यदि ये बीज हम बनाना सीख जाएं, छोटे से एरिया में बना के अपने लिए और अपने पड़ोसी किसान के लिए यदि हम बीज बनाना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए हमने लागत 1/4 कम कर ली है। दूसरी बात, जो हमारी खेती में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपकी कीड़ों की और बीमारियों की। इसके लिए तो बहुत आसान तरीके हैं कि आप स्वयं अपने घर में जैविक उत्पाद तैयार कर सकते हैं, चाहे कीटों के नियंत्रण के लिए, चाहे आपने बीमारियों के नियंत्रण के लिए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो नीम आधारित हमारे पास या हमारे गाय के गोबर से, मूत्र से, ये जो है बहुत से हम कीट व्याधियों को ख़त्म करने के लिए बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से तरीके हैं और बहुत से उत्पाद हैं जो कि हम बनाकर और सही प्रयोग करें। कई बार हम बना लेते हैं लेकिन उसमें समय का ध्यान नहीं देते हैं और प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो दूसरी बात यही है कि आप अपना स्वयं का कीटनाशक दवा हो, फफूंदनाशक दवा हो, इसका आप प्रयोग करें। इससे आपकी ज़मीन और वातावरण, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य, ये सब स्वस्थ रहेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि बीज और कीटनाशक दवा। और तीसरी बात है खाद की। जो भी पोषक तत्व है हम अपने घर पे ही तैयार करें तो उसमें आपको पता है कि हमारी गाय की गोबर के या भैंस है इसके गोबर से आजकल क्या है, आप सभी जानते हैं केचुआ खाद बन रहा है, हम उसको घोड़े में डाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, गोबर की खाद कहलाता है। यदि उसी को हम जो है केचुआ को खिला के और उसमें करते हैं तो हम उत्पादन उसका बढ़ा सकते हैं और उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी जो हमारी गोबर की खाद है उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा रहती है। तो हम अगर खाद बना लेते हैं घर में तो अब निश्चित रूप से अब क्या बचता है, पानी में भी लागत क्या है कि आजकल क्या है, आप सभी जानते हैं कि बिजली का बिल भी काफ़ी आ रहा है। तो हम जो है यदि सिंचाई की जो पद्धति है डायरेक्ट, आजकल क्या है कि सोलर पैनल्स आ गए हैं तो बहुत से किसान जो है बजाय बिजली के सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं और उनको जो है लगभग बहुत सी सब्सिडी भी है इसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के। तो हम सोलर पैनल पे अगर ध्यान देते हैं तो हमको 24 घंटा बिजली भी मिलेगी और हम उसमें अपना जो है सिंचाई कार्य कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया है, 4 बिंदु, अगर ये 4 बिंदु पे थोड़ा सा भी आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी लागत को कम कर सकते हैं और हम खाली अब हमारा श्रम बचेगा और हम श्रम करके जो है अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और बहुत आगे निकल सकते हैं। और हर साल मैं तो कहता हूं कि 1-1 एकड़ जमीन हम ले सकते हैं यदि हमने लागत कम किया, उत्पादन बढ़ाया और बाजार मूल्य हमको अच्छे मिल गए। देखिए सब चीज़ होने के बाद भी बाजार के ऊपर भी निर्भर है। अगर बाजार मूल्य हमको अच्छा मिल जाता है, जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि लहसुन ने
और इसके पहले आपने देखा टमाटर ने, इसके पहले आपने देखा प्याज ने। तो हमारे उद्यानिकी फसलें ऐसे हैं जो कभी कभी ऐसे इतने भाव आ जाते हैं कि अगर किसी के पास है, किसान के पास, तो बहुत ही उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो ये मौका चांस की बात होती है। और तो इससे भी हम जो है, जैसे कि इसके पहले भी लहसुन पे काफ़ी चर्चा होती रही है और हमारे बहुत से इंदौर के किसान हैं या सीहोर किसान हैं, लहसुन पे अच्छे माला माल हुए और उनने कई खेत भी खरीदे, कई ने ट्रैक्टर भी खरीद लिया, ट्रॉली ले ली, अपनी शादी ब्याह भी की है। तो ये समय की बात होती है, कई बार चांस मिलता है तो हमको अच्छे रेट मिल जाते हैं, तो उससे हम अच्छा काम कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम फल अनुसंधान केंद्र ईट खेड़ी के जो प्रभारी जी है, आप हमारी चौपाल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दीपाली देश पांडे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाई, आप हमारे बीच में आए, आपने अपने अनुभव बताए, सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार फिर ताली बजाने का मन हो रहा है कि आप आए, ताली बजाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई मिल बैठकर चौपाल में जब चर्चा करते हैं तो एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं और वैज्ञानिक अपने उन विचारों को आगे बढ़ाते हैं। उन्नत तकनीक खेती कैसे करना चाहिए ये बताते हैं। अगले चौपाल में फिर ऐसे ही किसान भाइयों के साथ, विशेषज्ञों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।